हेलो दोस्तों, वेलकम टू टुडेज क्लास। तो हम लोग ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल, फिर वहाँ से कॉमन एंगल के केस में एरिया का रेशो पूछने का क्वेश्चन आता है। ये वाला कंसेप्ट हम लोग कर रहे हैं। क्या ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल, वहाँ से एक एंगल कॉमन दे देगा, वहाँ से एरियाज का रेशो पूछता है। तो ये वाला कंसेप्ट हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके 5-7 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। अब 4 क्वेश्चन और बचते हैं, ये खत्म कर लेते हैं, फिर ये कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। और मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है भाई। ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल देगा, वहाँ से एक एंगल कॉमन देगा, फिर वहाँ से एरियाज का रेशो निकालने का सवाल पूछा जाएगा, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को खत्म कर लेते हैं, फिर हम लोग दूसरी चीज़ करेंगे, ठीक है। तो हम लोग 45 क्वेश्चंस कर चुके हैं, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 46। 4 क्वेश्चन हो जाता है इस कंसेप्ट के, तो खत्म कर लेते हैं। उसके बाद में हम लोग नई चीज़ करेंगे, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन लिखाता हूँ, आप भी मेरे साथ साथ चीज़ों को नोट करते रहना। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, लैंग्वेज इसकी अच्छी लैंग्वेज है, ठीक है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। मैं वही क्वेश्चन ले रहा हूँ जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। बेसिक चीज़ें तो हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं, वहाँ से हम लोग अलग अलग लैंग्वेज में क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको क्लैरिटी आए सवालों में। बहुत कम ही करवाएंगे, ये ध्यान रखना। त्रिभुज ABC में भुजा BC पर D इस प्रकार एक बिंदु है कि D इस प्रकार एक बिंदु है कि BD से DC का रेशो दे रखा है कितना, 5:7 है। बिंदु D से भुजा AB भुजा AB और AC पर DE तथा कर्म से लंबवत खींचे जाते हैं। कर्म से लंब खींचते हैं, लंबवत। और आगे दे रखा है यदि DE बराबर दे रखा है 10 सेंटीमीटर और DEF बराबर दे रखा है 21 सेंटीमीटर। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है और बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। तो बुझाओ AB और AC का अनुपात ज्ञात करो, AB अनुपात AC ज्ञात करो। ये मेरा क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैं इस टाइप का, इस लैंग्वेज के क्वेश्चन करा रहा हूँ। प्रीवियस ईयर में ढेर सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है भाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। मैं एक बार ऑप्शन लिखा देता हूँ, तब तक आप लोग इसको करने की ट्राई करो, ठीक है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। बड़ी लैंग्वेज देख के आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी। मैं एक बार देख लेता हूँ, आपको डिस्प्ले पे पूरा दिखाई दे रहा है, ठीक है, परफेक्ट है। तो शानदार क्वेश्चन है आज की क्लास का क्वेश्चन। हम लोग शानदार से शुरू करते हैं, तो सॉल्व करते हैं इसको। क्या बोला है, त्रिभुज ABC में भुजा BC पर D इस प्रकार एक बिंदु है कि, तो मैं त्रिभुज ABC बना लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने त्रिभुज ABC बना लिया। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, हर एग्जाम में आता है। पीरी का तो बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। पता ही नहीं होता स्टूडेंट को क्या करना होता है, क्योंकि आइडेंटिफाई नहीं कर पाते ना कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा कि इस सवाल को कैसे सॉल्व करना होता है। जैसे जैसे क्वेश्चन बोला है वैसे वैसे पहले तो मैं कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये त्रिभुज ABC मैंने खींच लिया। अब बोला कि भुजा BC पर D इस प्रकार है कि, भुजा BC पर कोई बिंदु है D, और ये D इस प्रकार है कि BD से DC का रेशो कितना दे रखा है, 5:7। ये BD दे रखा है 5 यूनिट। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, रेशो में। तो मैं इसको सर्कल में बंद कर देता हूँ, या तो 5x लिखो, तो x लिखने में क्यों मैं टाइम खराब करूँगा, तो 5 लिख के बोल दूंगा सर्कल में। तो ये रेशो है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है। और बोला बिंदु D से भुजा AB, बिंदु D से भुजा AB पर, ये बिंदु D से भुजा AB पर लंब खींचा जाता है। ये मैंने लंब खींच दिया। ये 90 डिग्री है, लंब का मतलब 90 डिग्री पे जाके मिले, ठीक है। ये 90 डिग्री का कोण है, ठीक है। बिंदु D से भुजा AB पर, तो ये 90 डिग्री का कोण है, इधर बना लेता हूँ, ठीक है। और बोला है कि AC पर DE,
और डी एफ। बिंदु डी से भुजा ए बी पर तो कौन सा लंब है, डी डी ई है, तो ये डी ई है, ठीक है। और बोला कि ए सी पर डी एफ लंब खींचा जाता है, और ये ए सी पर ये लंब खींच दिया मैंने, कौन सा है, डी एफ है, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन बोला वैसे वैसे करते जाना। और बोला कि डी ई बराबर 10 सेंटीमीटर है, तो ये डी ई की वैल्यू दे रखी है मेरे को 10 सेंटीमीटर, देखो ये तो एग्जैक्ट दे रखी है ना। और यहाँ से डी एफ की वैल्यू दे रखी है मेरे को 21 सेंटीमीटर दे रखी है ये वैल्यू। और बोला है कि मेरे को ए बी रेशो ए से कितना होगा, इन दोनों भुजाओं का रेशो मेरे से पूछा है, ये सवाल हो गया। तो अब इसको सॉल्व कैसे करता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है क्वेश्चन है। आप देखना प्रीवियस ईयर में से ढेर सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो सॉल्व करते हैं इसको। तो मेरे को देखो पी डी से डी सी का रेशो दे रखा है 5:7 दे रखा है, और यहाँ से डी ई और डी एफ दे रखा है 10 सेंटीमीटर दे रखा है, और डी एफ दे रखा है 21 सेंटीमीटर। और मेरे को ए बी और ए सी का अनुपात निकालना है, तो मैं कैसे सॉल्व करूँगा इस सवाल को। तो देखो यहाँ पे 90 डिग्री दे रखा है, इसका यूज करना है मेरे को, तो मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ से, तो ए से डी को मिला देता हूँ मैं, ठीक है। ये मैंने ए से डी को मिला दिया, एक क्वेश्चन कराऊंगा इस टाइप का, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे। तो मैंने ए से डी को मिला दिया, तो अब ए डी क्या हो गई, ए डी क्या हो गई, इस त्रिभुज ए बी सी की सीवियन हो गई ना भाई। ए डी क्या हो गई, ए डी इज सीवियन और त्रिभुज ए बी सी, ये हो गई। और ये ए डी इस त्रिभुज ए बी सी को दो त्रिभुजों में विभाजित कर रही है, एक ए डी बी और ए डी सी। तो इनके एरिया का रेशियो क्या होगा भाई, ए डी इस बेस को 5:7 में डिवाइड कर रही है, तो इन दोनों त्रिभुजों का रेशियो भी तो 5:7 में डिवाइड होगा। तो मैं यहाँ से बात करूँ, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी बी का रेशियो, त्रिभुज का क्षेत्रफल का रेशियो एडीसी के साथ कितना दे रखा है, सवाल में दे रखा है 5:7 दे रखा है, ये सवाल में दे रखा है, ठीक है भाई। ये ए डी इस त्रिभुज ए बी सी की सीवियन है, इस अपोजिट साइड को 5:7 में डिवाइड कर रही है, ठीक है, अर्थात बेस को 5:7 में डिवाइड कर रही है, तो इन दोनों ट्राइंगल का रेशियो भी तो 5:7 में होगा ना। तो ये चीज़ मैंने यहाँ से लिख ली, ठीक है। अब ये तो मेरे को इनका रेशियो दे रखा है, इनका क्षेत्रफल क्या दे रखा है सवाल के अकॉर्डिंग। तो देखो ए डी बी, अब इस त्रिभुज को देखो आप ए डी बी, क्योंकि यही त्रिभुज का क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ बताऊंगा, क्योंकि देखो साइड ए बी इसी में आ रही है ना, और साइड ए सी इस वाले त्रिभुज में आ रही है, तो जहाँ पे जो चीज़ दे रखी है उसी पे फोकस करूंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो इस त्रिभुज ए डी सी का ए डी बी का क्षेत्रफल आप लोग बड़ी आसानी से निकाल सकते हो, कैसे, क्योंकि ये देखो सामने वाली भाई, ये त्रिभुज एडीबी का लंब भी तो हो गया, सामने वाली सिर से इस भुजा पर लंब डाला है, तो ये त्रिभुज एडीबी की क्या हो गई, हाइट हो गई ना, ये त्रिभुज एडीबी की हाइट हो गई ना। तो यहाँ से त्रिभुज एडीबी का एरिया का आएगा, अब किसी भी त्रिभुज का एरिया का होता है 1/2 बेस गुना हाइट होता है, तो त्रिभुज एडीबी का एरिया का आ जाएगा 1/2 बेस। देखो इस वाले बेस ए बी पर ये हाइट ही तो है, तो ये बेस क्या हो जाएगा यहाँ से 1/2 ए बी गुणा, ये देखो सामने वाली सीट से इस बेस पर लंब डाला है ना, तो ये ए बी की हाइट हो जाएगी ना ऐसे। तो देखो ये आ गया, क्योंकि मेरे को देखो बेस दे रखा, हाइट दे रखा, तो यहाँ से मुझे इस त्रिभुज का एरिया निकालने में आसानी होगी, क्योंकि 90 डिग्री का भी यूज ही करना है ना। अब 90 डिग्री देखते हैं आप समझ सकते हो कि मेरे को एरिया निकालना है, तो इसका मतलब वो फॉर्मूला लगेगा 1/2 बेस गुणा हाइट होगा, ठीक है। तो ऐसे आइडेंटिफाई करना है। अब ऐसे ही बात करूँ मैं, एरिया ऑफ एडीसी कितना आ जाएगा, तो इस त्रिभुज में देखो, इस त्रिभुज में इस भुजा के सामने वाली सीट से लंब डाला है, तो ये भुजा ए सी की हाइट तो हो गई डी एफ। अब देखो मेरे को बेस दे रखा, हाइट दे रखा है, तो मैं त्रिभुज का एरिया आसानी से निकाल सकता हूँ, कितना आ जाएगा यहाँ से 1/2 बेस कितना है ए सी, और इस भुजा ए सी पर हाइट कितनी है 21 सेंटीमीटर है, तो ये चीज़ यहाँ से आ गई। और मेरे को इनका रेशियो दे रखा है 5:7 दे रखा है। अब देखो यहाँ से ए बी और ए सी रेशो इजीली निकल पाएगा, यही तो सवाल पूछा है, तो जितनी जरूरत होगी वही तो देखूंगा मैं, ए बी देखूंगा, ए बी और ए सी। अब मैंने जैसे ही सीवियन खींची तो ये दोनों एरियाज में डिवाइड हो रहा है। अब ए बी इस त्रिभुज से आ रहा है और ए सी इस त्रिभुज से आ रहा है, और 90 डिग्री का यूज करना है, क्षेत्रफल का रेशो निकालना है। तो भाई जब 90 डिग्री दे रहेगा तो 1/2 बेस गुणा हाइट वाला ही फॉर्मूला मैं लगाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ बस। देखो 1/2 से 1/2 कट गया, अब यहाँ से देखो 5 से ये 2 बार कट गया, ये 7 से 3 बार कट गया। तो अब यहाँ से मैं बात करूँ ए बी रेशो ए सी कितना आ जाएगा, यहाँ से ये उधर जाएगा ना ये ए बी, तो कितना आ जाएगा 3:2 आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन दे रखा है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो देखो इस तरीके से हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए, ठीक है, इसको नोट कर लो। और मैंने बता दिया आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। मेरे को ए बी और ए सी का रेशो निकालना है, तो सीवियन खींचूंगा तो देखो ये त्रिभुज आ गया, ये त्रिभुज आ गया, इस त्रिभुज की हाइट दे रखी है और इस त्रिभुज की हाइट दे रखी है, और यहाँ से मेरे को एरिया के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो बिल्कुल हाइट देख के ये की फॉर्मूला आता है 1/2 बेस गुना हाइट, तो वहाँ से हम लोग ए बी का ए सी का रेशो इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। नोट कर लो इसको।
देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस वजह से मैंने आपको टाइम देके समझाया, ठीक है। नोट कर लिया होगा। देखो बड़ी लैंग्वेज देख के आपको डरना नहीं है, आपको हर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, फिर आपको देखना कॉन्फिडेंस भी आएगा सवाल सॉल्व करते टाइम, आपको डर नहीं रहेगा कि सर ऐसे लैंग्वेज का सवाल आ गया तो मैं कैसे करूँगा। इस वजह से जितने हो सके ना आप लोग मिसलेनियस टाइप की प्रैक्टिस किया करो, वहाँ से आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। एक तो देखो दो चीज़ें सीधी सीधी आती है, उसमें तो कुछ नहीं है, फॉर्मूला लगाना है सॉल्व करना है। आप देखो इसमें ना ये 90 डिग्री डाल के कन्फ्यूज कर दिया ना आपको, तो बिल्कुल ऐसी लैंग्वेज क्वेश्चन अगर आप लोग पहली बार एग्जाम में फेस करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसको सॉल्व कैसे करता है। अब अगला देखते हैं। अब जो दो क्वेश्चन कराऊंगा 47 48 बिल्कुल एक पीरी की क्वेश्चन है, पीरी में काफी बार इनका रिपीटेशन हुआ है, मैं बात करूँगी कम से कम 20 से 30 बार इनको पूछा गया है एग्जाम में, अलग अलग डाटा के साथ लैंग्वेज यही रहती है। तो ध्यान से देख लेते हैं इनको। त्रिभुज ABC में BC पर कोई बिंदु है कि BD रेशो DC दे रखा है, मेरे को कितना दे रखा है सवाल में, 3:4 है, और AD पर देखो बेशक इन क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी बड़ी है, लेकिन एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। एक बार आप नोट्स कंप्लीट कर लो, फिर आपको मजा आएगा रिवीजन के टाइम पे, ठीक है। क्योंकि जो चीज़ अपने हाथों से लिख देना वो चीज़ ना 50% तो यहीं याद हो जाती है। PDF से पढ़ने में इसमें पढ़ने में बहुत फर्क है भाई। क्षेत्रफल का त्रिभुज AEB के क्षेत्रफल से अनुपात ज्ञात करें, क्षेत्रफल से अनुपात ज्ञात करें। तो तब तक आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करो। ये क्वेश्चन है हमारा, और मैं इसका ऑप्शन दिखाता हूँ, तब तक आप लोग सॉल्व करो भाई इसको, क्योंकि अब तो एंड चल रहा है ना इनका। ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल कॉमन एंगल केस में एरिया का रेशियो पूछा जाता है, वो टाइप हम लोग कर रहे हैं। और देखो सवाल 2020 CHSL का सवाल है। अब जो 47 और 48 में क्वेश्चन कराऊंगा ना, ये फ्री के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखेंगे, ठीक है। और मैं जो करा रहा हूँ ना, इसके बाहर कोई लैंग्वेज आएगी नहीं, इसलिए मैं बोल देता हूँ आपको, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं त्रिभुज ABC में। तो मैं क्या करता हूँ, त्रिभुज ABC बना लेता हूँ, जैसे जैसे सवाल बोला है वैसे वैसे मैं करते जाऊँगा पहले, उसके बाद में मैं अपना दिमाग लगाऊंगा, ठीक है। यहाँ से मेरे को बोला कि त्रिभुज ABC है एक, तो ये मैंने त्रिभुज ABC बना लिया, ठीक है। और आगे बोला कि BC पर कोई बिंदु D है, BC पर कोई बिंदु है D, तो ये मैंने D ले लिया यहाँ से। और ये इस प्रकार है कि BD से DC का रेशो 3:4 है, तो ये 3 यूनिट है और ये 4 यूनिट है, ठीक है। और बोला कि AD पर कोई बिंदु E, तो A से D को मिला लेता हूँ पहले, ये मैंने A से D को मिला लिया, ठीक है। और बोला कि इस पर कोई बिंदु E है, कहीं पर भी ले लो, मैंने यहाँ पे ले लिया, इस पर कोई बिंदु E इस प्रकार स्थित है कि AE से AD का रेशो दे रखा है 2:3 दे रखा है, ठीक है। और बोला है कि मेरे को किसका निकालना है, एरिया ऑफ त्रिभुज ECD का अनुपात निकालना है किसके साथ, एरिया ऑफ त्रिभुज AEB के साथ। ये मेरे से क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। क्या पूछा है कि ECD, तो मैं देखूंगा ECD कहाँ है, ECD, तो ECD पहले बना लेता हूँ त्रिभुज, ये मैंने ECD बना लिया, ठीक है। इसका एरिया का क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है त्रिभुज AEB के एरिया के साथ, AEB, तो ये AEB बना लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक देखो सवाल में जैसे जैसे बोला वैसे वैसे मैंने कर दिया। तो देखो एरियाज का रेशियो निकालना है मेरे को, तो वही कंसेप्ट लगेगा, तो ये तो हो गया पहचानने का तरीका, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखो हमेशा मैंने बताया था कि ऐसे क्वेश्चन को आप लोगों को हमेशा अंदर से शुरुआत किया करो, अंदर से करोगे तो थोड़ा इजी होगा, था छोटी चीज़ों पे फोकस किया करो। तो आप ध्यान से देखो त्रिभुज ADB में, त्रिभुज ADB में देखो आप, त्रिभुज ADB में BE क्या है, BE इस त्रिभुज की CVN है कि नहीं है,
क्योंकि देखो मेरे को एरियाज का रेशियो निकालना तो बिल्कुल सीवियन वाला कंसेप्ट लगेगा। तो बीई क्या है, बीई इस त्रिभुज एडीबी की सीवियन है। तो बीई देखो बेस को 2:3 में डिवाइड कर रही है, तो इस त्रिभुज का एरिया का रेशियो भी 2:3 में डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो एरिया का रेशियो आ गया 2:3 आ गया। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसकी मेरे को जरूरत है नहीं, क्योंकि बस यही तो निकालना था मेरे को, एरिया का रेशियो निकालना, तो ये वाला कंसेप्ट लगा दिया मैंने। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं। अब देखो मेरे को ईसीडी का एरिया निकालना है एईबी के साथ। तो मैं इस त्रिभुज छोटे वाले त्रिभुज में देखता हूँ। तो आप छोटे वाले त्रिभुज में देखो, त्रिभुज ईबीसी में देखो, त्रिभुज ईबीसी में देखो। ईडी क्या है, ईडी क्या है, सीवियन है इस त्रिभुज की। तो देखो ये बेस को 3:4 में डिवाइड कर रही है, तो इसका एरिया का रेशो भी 3:4 में डिवाइड होगा, ये 3:4 में डिवाइड होगा। अब देखो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो बिल्कुल बराबर है ना। तो ये 3 आ गए, ये 4 आ गया, तो बस अभी सवाल सॉल्व हो गया। देखो यहाँ पे 3 होता है, यहाँ पे 2 हुआ, तो इनको बैलेंस करना पड़ता। अब यहाँ पे 3 है, मतलब सेम आ गया ना, सेम यूनिट आ गई रेशो की, तो ये 4 हो जाएगा। बस ये सॉल्व हो गया मेरा सवाल। अब देखो कई स्टूडेंट की मन मारा होगा कि सबसे पहले आप यहाँ से करते ना, तो यहाँ से भी कर सकते थे, मैंने यहाँ से शुरुआत कर ली अंदर से, तो आप लोग अंदर से किया करो। ठीक है, वहाँ से आपको कोई चीज़ कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। तो बस अब मैं निकाल लेता हूँ यहाँ से। एरिया ऑफ त्रिभुज ईसीडी कितना आ जाएगा, ईसीडी दे रखा है मेरे को 4 दे रखा है, 4 यूनिट। और एईबी कितना दे रखा है, एईबी दे रखा है 2 यूनिट दे रखा है। बस तो यहाँ से इसको सॉल्व करूंगा तो 2 रेशियो ही आ रहा है। कौन से ऑप्शन में, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, देखो यहाँ पे मेरे को बैलेंस करके दे रखा था पहले ही, तो कोई दिक्कत आई नहीं। ठीक है, अदरवाइज बैलेंस करना पड़ता मेरे को। ठीक है, तो ये CHSL का सवाल था, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब 2 क्वेश्चन और बचे हैं इस कंसेप्ट पे, फिर ये खत्म हो जाएगा। एक प्री का कराऊंगा, एक मेंस का कराऊंगा। ठीक है, इसको नोट कर लो तब तक। तो देखो ये क्वेश्चन ईजी है, अगर आपने 1-2 बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें तो आपको दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मैं गारंटी दे देता हूँ। फिर एक 40 शिफ्ट में से 25 से 30 शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान रखना, इन क्वेश्चन को तो स्किप करना ही नहीं है। फिर उस ABC में 80 एक माध्यिका है। देखो अलग अलग लैंग्वेज क्वेश्चन में करवा रहा हूँ आपको, 80 एक, बस कंसेप्ट वही लगेगा। यदि बिंदु EFG क्रमशः AD और DE के मध्य बिंदु है, तो त्रिभुज BFG का क्षेत्रफल होगा। ये क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, और ये देखो 2020 प्री के शिफ्ट में आया, प्री में आया भाई, और ऐसे क्वेश्चन है मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो मैं इसके ऑप्शन इधर लिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे ऑप्शन आए वैसे लिखा रहा हूँ, ऐसे टाइप में भी ऑप्शन आ जाता है भाई। एरिया ऑफ त्रिभुज ABC B है 1/8, शॉर्ट में लिखा देता हूँ एरिया ऑफ त्रिभुज ABC। C है 1/4 एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, और D नन कर दो। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आए थे, ऐसे ही ऑप्शन आए थे एग्जाम। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है भाई, मैंने पहले बता दिया, दोनों क्वेश्चन प्री के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो इसको खत्म कर लेते हैं। क्या बोला, त्रिभुज ABC में, तो मैं सबसे पहले त्रिभुज ABC बना लेता हूँ। ये मैंने त्रिभुज ABC बना लिया। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बताओ, आप शुरुआत करो, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। चित्र बनाना कंपलसरी है भाई मैंने। ठीक है, ये मैंने त्रिभुज ABC बना लिया।
बोला कि AD एक माध्यिका है, तो AD एक माध्यिका है तो कैसे आएगी, ये AD एक माध्यिका हो गई, ठीक है, ये AD एक माध्यिका हो गई, ठीक है। माध्यिका का मतलब ये दोनों BD से D से बराबर हो जाएगी ना, दोनों भुजाओं को बराबर बराबर में बांटेगी, ठीक है। तो वही यदि बिंदु EFG क्रमश से AD और AE के मध्य बिंदु है, यहाँ पर भी मध्य बिंदु दे रखा है, तो AD का मध्य बिंदु E, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, बिल्कुल मध्य बिंदु है, बिल्कुल AE से और AD दोनों बराबर हो गई यहाँ से दोनों लाइन, ठीक है। और बोला कि F AE का मध्य बिंदु है, F ये AE का मध्य बिंदु आ गया। आगे क्या बोला, G क्रम से DE के मध्य बन रहे हैं, तो G यहाँ पे आ गया। तो देखो सारी लेंथ बराबर हो जाएगी ना, ये सारी लेंथ बराबर हो जाएगी ना भाई, ये यही तो दे रखा है, मैं यहाँ पे बना के बता देता हूँ, ये AD है, ठीक है, यही बोला ना AD। तो क्या बोला कि AD का मध्य बिंदु है E, तो ये AD का मैंने मध्य बिंदु ले लिया E, यानी कि यहाँ से AE और AD दोनों बराबर है, ठीक है। आगे क्या बोला, F AE का मध्य बिंदु, F AE का मध्य बिंदु है, तो देखो ये इस भुजा को बराबर पार्ट में डिवाइड कर रहा है ना ये भी, तो ये इससे बराबर होगा, ये इससे बराबर होगा, इसका मतलब यही होगा मध्य बिंदु का। और G क्या दे रखा है, DE का मध्य बिंदु है, G यहाँ पे लूंगा तो ये इससे बराबर होगा ना, तो देखो चारों लेंथ बराबर होगी नहीं होगी, ये चारों लेंथ बराबर होगी नहीं होगी, AF AP और EG ये तीनों लेंथ बराबर हो गई या नहीं हो गई, ठीक है, चारों लेंथ AF AP EG और GD, ठीक है। तो यहाँ तक ये हो गया बस। अब मेरा सवाल सॉल्व हो गया, कैसे तो वो देखते हैं। अब मेरे को बोला है कि BFG का एरिया बताना बड़े त्रिभुज ABC के साथ, तो BFG क्या है, सबसे पहले मैं BFG बना लेता हूँ ऐसे ही, BFG, तो BFG ये मैंने बना लिया, ठीक है, ये BFG हो गया मेरा। तो देखो चारों लेंथ बराबर है, तो इनको कुछ भी मान लेता हूँ, ये अगर 1 यूनिट है तो ये भी 1 यूनिट होगी, ये भी 1 यूनिट होगी, ये भी 1 यूनिट होगी, ये चारों लेंथ बराबर है ना, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, तो आप इस त्रिभुज में देखो, तो देखो ये त्रिभुज में CVN ही तो है, ये CVN बेस को 1 और 2 में डिवाइड कर रही है ना, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी है, 2 यूनिट दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक 1 दे रखी है, और BG क्या है, CVN है इसकी, तो ये एरिया कितना आ जाएगा, 1 यूनिट आ जाएगा, ये एरिया 2 यूनिट आ जाएगा। और देखो ये BF, ये ABE की CVN हो गई ना, ये BF, तो देखो ये 1 अनुपात किसमें है, 1 अनुपात 2 में, तो ये 2 अनुपात ही, तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। ये 1 है तो देखो ये लाइन 2 दे रखी है ना, बिल्कुल मिड पॉइंट है ना, तो देखो BFD की क्या है, CVN है, तो अगर ये 2 अनुपात 1 में डिवाइड कर दी तो रेशियो भी 2 अनुपात 1 में होगा, ऐसे ये भी 2 अनुपात 1 में होगा, ठीक है। तो अब बस अब सवाल सॉल्व हो गया मेरा। क्या बोल रहे हैं, BFG का क्षेत्रफल बताना है, तो देखो टोटल 4 यूनिट आ गई ना, ये एरिया भी 4 यूनिट आ जाएगा, कैसे, क्योंकि देखो AD माध्यिका है, और माध्यिका हमेशा त्रिभुज को 2 बराबर एरिया वाले पार्ट में डिवाइड करती है, ताकि इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो बस अब यहाँ से सवाल सॉल्व हो गया मेरा। तो BFG का एरिया निकालना है, तो BFG का एरिया कितना है, BFG का एरिया 2 है, उसका बताना है मेरे को, त्रिभुज ABC का एरिया के साथ रेशो बनाना है। तो त्रिभुज ABC का कितना आ जाएगा, ये 4 यूनिट है, ये 4 यूनिट है, तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, कितना आएगा 1/4। तो कौन से ऑप्शन दे रखा है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो देखो आप इस सवाल को ऐसे सॉल्व करोगे, ठीक है। तो नोट कर लो, अब एक मैथ्स का क्वेश्चन और रह जाता है, उसके बाद में ये कंसेप्ट आपका खत्म हो जाएगा, तो नोट कर लो इसको। ठीक है, समझ में आ गया भाई, 2020 CGL का सवाल है। अभी मेंस का कर लेते हैं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं पहले बता रहा हूँ, 19 स्टूडेंट के समझ में आएगा अगला क्वेश्चन जिन्होंने अच्छे से इस कंसेप्ट को देख रखा होगा, ठीक है भाई। ये तो है नहीं कि पेरी पेरी के इजी क्वेश्चन कर लेंगे, सारे टाइप, सारे इंपॉर्टेंट टाइप कवर करेंगे आप, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं। तो लास्ट क्वेश्चन और रह जाता है इस टाइप का, देख लेते हैं। मेंस का क्वेश्चन है भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नंबर 49, छायांकित त्रिभुज के क्षेत्रफल का, छायांकित क्षेत्रफल का वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा, वर्ग क्षेत्रफल से अनुपात
क्या होगा। तो मैं चित्र बनाता हूँ इसका, इधर बना लेते हैं। ये मेरे को एक वर्ग दे रखा है, ठीक है, ये वर्ग दे रखा है। देखो चित्र बिल्कुल बना बनाया आ गया एग्जाम में। ए बी सी डी एक वर्ग दे रखा है, और ये डी बी क्या है, डी बी है विकर्ण, ठीक है। इस विकर्ण पर एक बिंदु है ई। घबराओ मत, तो ये क्वेश्चन, ये चित्र दे रखा है सवाल में ऐसे कैसे, और ये एंगल दे रखा है मेरे को 75 डिग्री का, ठीक है। तो ये है मेरा छायांकित एरिया। मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे कि किस किस का मेरे को निकालना है। छायांकित त्रिभुज का क्षेत्रफल अर्थात एरिया ऑफ टी ई सी का रेशो बताना है। एरिया ऑफ त्रिभुज, एरिया ऑफ वर्ग ए बी सी डी के साथ, यही तो पूछा है क्वेश्चन में। चतुर्भुज ही तो होता है वर्ग, ये पूछा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये सवाल है, तो मैं इसका ऑप्शन लिखाता हूँ। तब तक आप लोग इसको ट्राई करो भाई, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है मेंस के दृष्टिकोण से। ओनली फॉर मेंस में लिख भी देता हूँ ऐसे, ओनली मेंस, ठीक है। बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे। जो भी स्टूडेंट मेंस की प्रिपरेशन कर रहा है, अगर किसी भी स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन कर लिया तो समझ लो उसका ये टाइप कंप्लीट हो गई, ठीक है। मैं आपको ऑप्शन इसलिए लिखा रहा हूँ ताकि आपको भी पता चले कि एग्जाम में ऐसे ही ऑप्शन आते हैं। बिल्कुल डराओ मत, मतलब इसमें देख, अब ज़्यादातर स्टूडेंट तो ऑप्शन देख के स्किप कर देंगे, बल्कि सवाल में ऐसा कुछ है नहीं, और इम्पोर्टेंट सवाल है भाई मेंस का। तो जो भी स्टूडेंट मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, वो तो इस सवाल को स्किप करना ही नहीं है, ठीक है। तो ये छायांकित दे रखा है, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, मैंने आपको बता दिया क्योंकि लिख दिया ना यहाँ पे, चलो रहने दो इसको। तो आप सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो छायांकित त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल को वर्ग के क्षेत्रफल के रेशो बताना है इनका, ठीक है। तो ये मेरा सवाल है, और मेरे को सवाल बोला था कि एंगल 75 डिग्री का है। बाकी सवाल मेरे को कुछ नहीं बोला। तो देखो वर्ग के बारे में कुछ छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको साइड में बता देता हूँ, ऐसी चीज़ें आपको आनी चाहिए। वर्ग क्या होता है भाई, ये मैंने छोटा सा वर्ग बना लिया, ठीक है। वर्ग क्या होता है, एक ऐसी आकृति, चार भुजाओं वाली एक ऐसी आकृति जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। अगर सपोज करो ये भुजा ए है, तो ये भुजा भी ए होगी, ये भुजा भी ए होगी, ये भुजा भी ए होगी, अर्थात चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को वर्ग कहते हैं। चारों भुजाएं बराबर होती है। और क्या है वर्ग के बारे में, कि वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक एंगल वर्ग का 90 डिग्री का होता है, ये तो भाई आपको आती होगी, ठीक है। वर्ग का प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है, ठीक है। और तीसरी बात क्या है, अगर मैं वर्ग में विकर्ण खींचूँ ना, तो ये ध्यान रखना, ये बराबर पार्ट में, ये बराबर एरिया वाले त्रिभुजों में डिवाइड करता है। तो इस त्रिभुज का एरिया 1 यूनिट है, तो इस त्रिभुज का एरिया भी 1 यूनिट होगा। अतः वर्ग का विकर्ण हमेशा वर्ग को बाइसेक्ट डिवाइड करता है, अतः दो बराबर क्षेत्रफल वाले भागों में डिवाइड करता है। कि मैंने विकर्ण खींचा तो ये एरिया 1 यूनिट है, तो ये एरिया भी 1 यूनिट होगा, दोनों बराबर बराबर होंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको वर्ग के बारे में ये छोटा सा बता दिया कि इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, चारों साइड बराबर होती है, ठीक है। ये हो गया। तो देखो अगर ये भुजा मैंने डी सी अगर ए मान ली, तो ये भुजा भी ए हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक ये हो गया। तो अब मैं इस सवाल को कैसे सोल्व करूँ भाई, ये एंगल 75 डिग्री का दे रखा है, क्यों दे रखा है, तो इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो देखो प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, पूरा एंगल 90 डिग्री का, ये 75, तो ये कितने का बचा, ये 15 डिग्री का बचा कि नहीं बचा, 15 डिग्री का बचा। तो देखो मेरे को छायांकित डी सी ई इस त्रिभुज का एरिया निकालना है। तो इस त्रिभुज का एरिया मैं कैसे निकालूंगा ये बताओ मेरे को। मेरे को देखो कोण दे रखा है, ये साइड दे रखी है, ये साइड दे रखी है, इनके बीच में कोण दे रखा है। तो भाई सिंपल है ना, मुझे तो देखो सबसे पहले आप वर्ग का एरिया तो भूल जाओ, क्योंकि वर्ग का एरिया तो पूरा मेरे को काउंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या ध्यान दूंगा कि आप ये देखो त्रिभुज डी सी ई का एरिया देखो, इसका एरिया निकालना है सबसे पहले तो मेरे को। तो मैं कैसे निकालूंगा इस त्रिभुज का एरिया मैं कैसे निकालूंगा। अब देखो ना तो इस त्रिभुज की मेरे को पूरी साइड दे रखी है, कुछ नहीं दे रखा, बस मेरे को दे रखा कि ये एंगल दे रखा है 75 डिग्री का। अब त्रिभुज में अगर एंगल आ गया, वहां से अगर एरिया निकालना तो कौन सा कंसेप्ट लगाऊंगा, वही लगाऊंगा ना 1/2 गुना दोनों भुजाओं के बीच का एंगल, यही तो लगाते हैं साइन के साथ, ठीक है। तो इस त्रिभुज डी सी ए का एरिया क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इस त्रिभुज डी ई सी का एरिया कितना आ जाएगा, ऐसे कितना आ जाएगा 1/2, और ये कितना आएगा, अब देखो सी ई कितना आ जाएगा, ये ए
इस भुजा को मैंने ए मान लिया और ये सी कितना आ गया यहाँ से, ये सी ये दे रखा है मेरे को, गुणा क्या आता है साइन थीटा, तो साइन 75 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं इस त्रिभुज का एरिया भी निकाल लूँ तो ये टोटल त्रिभुज आ जाएगा, फिर इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो पूरे वर्ग का आ जाएगा ना, पूरे वर्ग का तो ऐसे डायरेक्ट तो आएगा नहीं, तो मैं क्या करता हूँ इसका रेशो इसके साथ निकाल लेता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा मेरा यहाँ से, तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा इनका रेशो। ठीक है, तो इधर ले लेता हूँ, तो इनका रेशो कितना जाएगा 1/2। तो देखो इस वाले त्रिभुज में ये वाला एंगल दे रखा है, ये साइड दे रखी है, ये साइड दे रखी है, तो 20 वाला एंगल दे रखा है, तो क्या फॉर्मूला आएगा 1/2 ए, ये साइड ये कितना है CE है, और ये साइन 15 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ से मैंने इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशो निकाल दिया। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो इन दोनों ट्राइंगल में 1/2 कट गया, ए से ही कट गया, CE देखो इन दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, तो CE कट गई यहाँ से, तो क्या बचा साइन 75 साइन 15 बचा। तो यहाँ से इन दोनों त्रिभुजों के एरिया का रेशो कितना आया भाई, मैं इसको फर्स्ट त्रिभुज मान लेता हूँ। ठीक है, और इसको सेकेंड मान लेता हूँ यहाँ से। तो मैं बात करूँ यहाँ से फर्स्ट त्रिभुज का एरिया का रेशो निकालना है सेकंड त्रिभुज के एरिया के साथ, मैंने इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया, तो क्या कटेगा, तो देखो सब कुछ कट जाएगा। यहाँ पे जो साइन के एंगल का रेशो है ना वही इन दोनों त्रिभुजों के एरियाज का रेशो होगा। ठीक है, क्योंकि देखो सारी चीज़ें कट जाती है ना यहाँ से, तो कितना आएगा ये साइन 75 आ जाएगा, और ये कितना आएगा साइन 15 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो देखो आपको ये लिखने की जरूरत ही नहीं थी सवाल में। कैसे, देखो ये साइड बराबर है तो ये साइड भी बराबर है, अब ये दोनों साइड कॉमन दे रखी है, तो भाई ये तो कट ही जाएंगी ना, मेरे को इन दोनों त्रिभुज का एरिया का रेशो निकालना, तो किसके बराबर आ जाएगा, तो इन दोनों त्रिभुज का एरिया का रेशो किस पर डिपेंड करेगा, इनके साइन के एंगल के रेशो के एरिया होगा, वही इन दोनों त्रिभुज का एरिया होगा। ठीक है, अगर इन दोनों त्रिभुज के एरिया का रेशो क्या होगा, जो इनके साइन का एंगल का रेशो होगा वही इन दोनों त्रिभुज के एरियाज का रेशो होगा, तो मेरे को डायरेक्ट यही चीज़ लिख ली थी यहाँ से। ठीक है, अब मैं यहाँ से आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि साइन 75 की वैल्यू कितनी होती है। देखो जब मैं आपको त्रिकोणमिति बताऊंगा, जब वो चीज़ मैं आपको वहाँ बताऊंगा, अभी के लिए आपको नहीं आती तो हम देख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको इसका बाद में प्रूफ करके बताऊंगा चीज़ कहाँ से आती है। तो इसकी वैल्यू होती है √3 + 1/2 √2, और साइन 15 की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पे माइनस हो जाता है √3 - 1/2 √2, ये होती है, डायरेक्ट याद रखनी है। एक बार देख लेता हूँ तो नीचे दिखाई दे रहा है, यस ठीक है, तो बस अब मुझे ये वैल्यू उठा के यहाँ रखनी है बस, कितनी आएगी √3 + 1, तो देखो ये 2 √2, ये तो रेशो लूंगा तो नीचे का 2 √2 तो 2 √2 कट जाएगा ना, तो ये कितना आ जाएगा √3 - 1, तो ये आ गया मेरे इन दोनों त्रिभुज के एरियाज का रेशो। ठीक है, तो मुझे सवाल में क्या देना होगा, इस साइन कित का एरिया कितना आ जाएगा, इस साइन कित का एरिया आ रहा है √3 + 1 आ रहा है। ठीक है, और इन दोनों त्रिभुज के एरिया अगर मैं ऐड करूंगा तो कितना आएगा, इन दोनों त्रिभुज के ऐड करूंगा तो देखो -1 से +1 कट जाएगा, 2 √3 आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने बताया था कि वर्ग का विकर्ण हमेशा वर्ग को बाई से डिवाइड करता है, तो ये DE, ये टोटल ये त्रिभुज का एरिया कितना आ गया 2 √3, तो इसका भी कितना आ जाएगा 2 √3 आ जाएगा, तो टोटल वर्ग का आ गया कि नहीं आ गया, अगर इन दोनों को इसको ऐड कर दूंगा इसको ऐड कर दूंगा टोटल वर्ग का आ गया ना, तो 2 √2 में 2 √2 गुणा तो कितना आएगा 4 √3 आ जाएगा, तो ये मेरा उत्तर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन दे रखा है, तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो देखो कितना बेहतरीन सवाल था, कुछ नहीं करना था आपको, डायरेक्ट भाई मेरे को वर्ग का एरिया तो डायरेक्ट निकलेगा नहीं यहाँ से। ठीक है, तो मेरे को इन दोनों त्रिभुज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है, इसका ये एंगल 75 डिग्री का दे रखा है, ये 15 डिग्री का दे रखा है, और ये दोनों साइड इसमें बराबर है ही, और इसी दोनों में कॉमन है ही। तो अगर इन दोनों त्रिभुजों के एरियाज का रेशो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इनके साइन के एंगल के रेशो के साथ होगा। तो यहाँ से देखो इन ये पार्ट का पूरे का निकाल लिया, जो इस क्षेत्र का एरिया होगा वही इस क्षेत्र का एरिया होगा ना, तो पूरे वर्ग का एरिया आ जाएगा ऐड करके। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मेरे को इन्फॉर्मेशन की बनती है तो मैं यहाँ पर ही काम करूंगा, अदरवाइज यहाँ पे देखो कुछ नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो जो चीज़ यहाँ पे दे रखी है आप उसी पे फोकस करोगे तो वहाँ पर आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये मेंस का सवाल था, ये मैंने बता दिया, इसको नोट कर लो, फिर हम लोग अब एक छोटा सा कंसेप्ट और रह जाता है वो करेंगे। ठीक है, तो नोट कर लो इसको। ठीक हो गया होगा। अब 2 क्वेश्चन कराऊंगा अलग अलग कंसेप्ट के, छोटे छोटे कंसेप्ट
वो ख़त्म करने के बाद ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। फिर हम लोग कल की क्लास में क्या चालू करेंगे, सिमिलरिटी। और जानते हो सिमिलरिटी क्या है? विदाउट ज्योमेट्री सिमिलरिटी पॉसिबल नहीं है, उसके बिना मतलब एग्जाम में उससे तो क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, देखो ज्योमेट्री बहुत बड़ा है तो कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, बट ये 3-4 टॉपिक है ये, जैसे कि इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हो गई, और त्रिभुज हो गया, राइट एंगल हो गया, और सिमिलरिटी हो गई। तो इनसे तो देखो इंपॉर्टेंट है, इनसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब यहाँ से तो क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। बाकी अदर चीज़ भी हम स्किप नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आए, तो ज्योमेट्री तो भाई पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं पहले क्वेश्चन बताता हूँ आपको, फिर करेंगे कि इसमें कौन सा कंसेप्ट हम लोग लगाएंगे। ठीक है, तो पहले मैं आपको कंसेप्ट ही बता देता हूँ, छोटा सा कंसेप्ट है, ध्यान देंगे। 2 क्वेश्चन कराऊंगा अलग अलग कंसेप्ट के, तो कंसेप्ट देखेंगे। तो मैं बिल्कुल पूरा लिख के बताऊंगा आपको ये, ठीक है। यदि किसी त्रिभुज का परिमाप फिक्स है तो उस त्रिभुज का मैक्सिमम एरिया क्या होगा। ये हमारा कंसेप्ट है भाई। अगर किसी त्रिभुज का परिमाप फिक्स है तो उस त्रिभुज का मेरे को मैक्सिमम एरिया निकालना है, तो मैक्सिमम एरिया कहाँ से आएगा, तो ये हमारा कंसेप्ट है। ठीक है, तो इसको डिटेल में करेंगे, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यदि किसी त्रिभुज का परिमाप फिक्स है तो उस त्रिभुज का मैक्सिमम एरिया कहाँ से आएगा, तो उस त्रिभुज का मैक्सिमम एरिया निकलेगा। कब निकलेगा, जब त्रिभुज एक समबाहु त्रिभुज हो। त्रिभुज एक समबाहु त्रिभुज हो, समबाहु त्रिभुज हो। देखो ये लिख के बता दिया, मैं चाहता तो बोल के बता देता। क्या है, यदि किसी त्रिभुज का परिमाप फिक्स दे रखा है, जैसे कि मेरे कोई त्रिभुज दे रखा है, उसका परिमाप दे रखा है 20 दे रखा है, 18 दे रखा है, तो फिक्स करके दे दिया उसने सवाल में। ठीक है, अगर किसी त्रिभुज का परिमाप फिक्स है तो मुझे इस त्रिभुज का मैक्सिमम एरिया निकलेगा, उस ट्राइंगल का मैक्सिमम एरिया निकलेगा जब ट्राइंगल एक कैसा होगा, समबाहु त्रिभुज होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। तो समबाहु त्रिभुज तो आप जानते हैं कि ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजाएं बराबर होती है, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, तो समबाहु त्रिभुज होता है। मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया, ज्योमेट्री में शुरू की 4-5 क्लासेज में आपको करा दिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ से ये कंसेप्ट है। तो एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे कि एग्जाम्पल लिखवा के बताऊंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी त्रिभुज का परिमाप 18 सेंटीमीटर है तो उस त्रिभुज का मैक्सिमम एरिया क्या होगा। ठीक है, ये मेरा एग्जाम्पल है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहले एग्जाम्पल कराऊंगा फिर क्वेश्चन कराऊंगा, तो देखेंगे यहाँ से क्या बोलेगा कि अगर किसी त्रिभुज का परिमाप फिक्स है, कितना दे रखा है, देखो परिमाप मेरे को फिक्स करके दे रखा है 18 सेंटीमीटर है, तो उस त्रिभुज का मैक्सिमम एरिया निकालना है। तो कंसेप्ट बता दिया मैंने, अगर किसी त्रिभुज का परिमाप मेरे को फिक्स करके दे रखा है सवाल में, तो उस त्रिभुज का मैक्सिमम एरिया निकालना तो क्या करना पड़ेगा कि वो एक समबाहु त्रिभुज होगा, अर्थात आप समबाहु त्रिभुज का एरिया आप यहाँ पे निकालोगे। ठीक है, तो देखो यदि किसी त्रिभुज का परिमाप मेरे को 18 सेंटीमीटर दे रखा है। अब परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है कि तीनों भुजाओं को योग। किसी त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, उस त्रिभुज की तीनों भुजाओं को योग, वही तो परिमाप होता है यहाँ से। ठीक है, तो मेरे को देखो पेरीमीटर दे रखा है 18 सेंटीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर दे रखा है 18 सेंटीमीटर, और मुझे यहाँ से उस त्रिभुज का मैक्सिमम एरिया निकालना है। तो देखो विदाउट आप ट्राइंगल को पहचाने बगैर एरिया कैसे निकालोगे, सबसे पहले आपको ये पता करना पड़ेगा ना कि सर ये 18 तो परिमाप दे रखा है, ठीक है, बट ये त्रिभुज है किस टाइप का, भाई इसको कैसे पता करूंगा, कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा मैं त्रिभुज का एरिया निकालने का। तो ये एक समबाहु त्रिभुज होगा, ऐसी ये चीज़ याद रखनी है। क्योंकि देखो परिमाप 18 सेंटीमीटर वाले तो बहुत सारे त्रिभुज है, जैसे कि मैं एग्जाम्पल के थ्रू लेता हूँ, परिमाप 18 सेंटीमीटर वाले तो बहुत सारे त्रिभुज है। जैसे कि मैं ले लेता हूँ 8 ले लेता हूँ, 2 ले लेता हूँ, एक त्रिभुज ये बन गया। परिमाप 18 सेंटीमीटर वाले त्रिभुज तो बहुत है, एक ही हो गया। दूसरा लेता हूँ 7 7 14, और ये 4 हो जाएगा फिर। ठीक है,
अगला क्या ले लेता हूँ, 5 से 7 ले लेता हूँ, ठीक है, ये ले लिया मैंने। अगला क्या ले लेता हूँ, अगला लेता हूँ 6, 6, 6, ये ले लेता हूँ। तो देखो परिमाप 18 सेंटीमीटर वाले तो बहुत सारे त्रिभुज है, ठीक है। अब उन त्रिभुजों में से सबसे बड़ा मैक्सिमम एरिया कहाँ से निकलेगा, तो उन त्रिभुजों में सबसे बड़ा मैक्सिमम एरिया निकलेगा जब त्रिभुज कैसा हो, समबाहु त्रिभुज हो, अर्थात समबाहु त्रिभुज यानी उसके तीनों भुजाएं बराबर हो। तो आप निकाल के देख लेना, हीरोइन फॉर्मूले से, वो हीरोन्स फॉर्मूले से निकालना, इस त्रिभुज को निकालना, इस त्रिभुज को निकालना, इसका निकालना, तो सबसे बड़ा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा ये, ठीक है। आपको निकालने की जरूरत नहीं है, मैंने बता दिया यहाँ से। तो देखो परिमाप 18 सेंटीमीटर तो बहुत सारे त्रिभुज है, बट उन त्रिभुजों में मुझे मैक्सिमम एरिया किस त्रिभुज का होगा, तो उस त्रिभुज होगा जो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होगा, ठीक है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसके तीनों भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। तो अगर परिमाप 18 सेंटीमीटर दे रखा है तो उस त्रिभुज का एरिया सबसे मैक्सिमम कहाँ से आएगा, जब त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होता है, उसके तीनों भुजाएं बराबर हो। अब मैंने आपको बताया था कि समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है, ये मैंने आपको बताया था, √3/4 ए स्क्वायर, यही तो होता है समबाहु त्रिभुज का एरिया, मैंने आपको बताया था, याद होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ से रख लेता हूँ मैं, √3/4, ए कितना दे रखा है, 6 दे रखा है, कितना आएगा, 36 आ जाएगा। ये कितनी बार जाएगा, 4 9 36, यहाँ से कितना आ गया, 9√3 आ गया। तो ये इस त्रिभुज का मैक्सिमम एरिया आ गया यहाँ से, ठीक है। तो ध्यान रखना, कंसेप्ट करा दिया मैंने, एग्जाम्पल बता दिया। अगर किसी त्रिभुज का पेरीमीटर फिक्स दे रखा है और वहां से मेरे को उस त्रिभुज का मैक्सिमम एरिया निकालना है, तो कैसे निकालूंगा, सबसे पहले पता करूंगा सर परिमाप से, तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि एरिया कैसे निकलेगा। पर ध्यान रखना, ऐसे त्रिभुज का मैक्सिमम एरिया कब आएगा, जब वो त्रिभुज कैसा हो, समबाहु त्रिभुज हो। जैसे समबाहु त्रिभुज आएगा तो वहां से आप लोग भुजा बराबर बटे 3 परिमाप करके भुजा आ जाएगी, वहां से ये वाला फॉर्मूला निकालूंगा तो त्रिभुज का एरिया आ जाएगा, ठीक है। ये पूरा कंसेप्ट हो गया। अब इस पर जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बना है वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। देखो परिमाप दे दिया ना मेरे को किसी चीज का, तो उस परिमाप के तो बहुत सारे त्रिभुज मैं बना सकता हूँ, ठीक है। बट वहां से अगर मेरे को मैक्सिमम एरिया निकालना है तो वो त्रिभुज कैसा होगा, समबाहु त्रिभुज होना चाहिए, ठीक है। जैसा कि हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं, CDS का क्वेश्चन है भाई, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इनमें से कौन सा विकल्प त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं हो सकता, यदि त्रिभुज का परिमाप दे रखा है मेरे को 60 सेंटीमीटर है। देखो अब मेरे को सिर्फ त्रिभुज का परिमाप ही दे रखा है यहाँ से, और त्रिभुज का एरिया निकालना है, तो बिल्कुल यही कंसेप्ट आपके ध्यान में आना चाहिए भाई। परिमाप देखे तो मैं पता ही नहीं कर पाऊंगा कि कौन सा त्रिभुज वहां से होगा और मेरे को कहाँ से मैक्सिमम एरिया निकलेगा। तो ध्यान रखना, हमेशा मैक्सिमम एरिया निकालना तो समबाहु त्रिभुजों बनेगा, ठीक है। तो मेरे को ऑप्शन दे रखे हैं 168, 171, 159 और 174, ठीक है। और इंपॉर्टेंट सवाल है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है भाई, ठीक है। सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है कि वैसे कौन सा त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं होता है, त्रिभुज का परिमाप दे रखा है मेरे को, त्रिभुज का परिमाप दे रखा है मेरे को 60 सेंटीमीटर। देखो परिमाप 60 सेंटीमीटर वाले तो मैं बहुत सारे त्रिभुज बना सकता हूँ, ठीक है। बट उन सभी त्रिभुजों में मेरे को मैक्सिमम एरिया निकालना है, साफ साफ बोल रखा है मैक्सिमम एरिया निकालना। तो कहाँ से आएगा, वो त्रिभुज कैसा होना चाहिए, समबाहु त्रिभुज होना चाहिए। उस त्रिभुज की भुजा कितनी होगी, परिमाप का बटा 3 कर देते हैं तो भुजा कितनी होगी, तो कैसा बनेगा, इक्विलेटर ट्रायंगल बनेगा। इक्विलेटर ट्रायंगल की भुजा कितनी होगी, यहाँ से 20 सेंटीमीटर होगी। बस मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ, कितना होता है, √3/4 ए स्क्वायर, ए कितना दे रखा है 20 × 20, बताया था ना, √3/4 ए स्क्वायर होता है। बस यहाँ से कर लेता हूँ इसको, कितने बार जाएगा, 4 × 5 = 20, 100√3 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब देखो √3 की अप्रोक्स वैल्यू होती है, कितनी होती है 1.732, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, तो इससे गुणा करूँगा कितना आएगा, यहाँ से 173.2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से समबाहु त्रिभुज बनेगा, उसका मैक्सिमम एरिया आ जाएगा 173.2। तो मेरे को तो क्या देना है, इस सवाल में बोला कि कौन सा क्षेत्रफल नहीं हो सकता। देखो अगर किसी त्रिभुज का परिमाप 60 दे रखा है ना, तो उस त्रिभुज का अधिकतम
क्षेत्रफल 173.2 हो सकता है, इससे बड़ा तो कभी हो ही नहीं सकता, इससे कम कितना ही हो सकता है, पर इससे बड़ा तो नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमम एरिया निकाल लिया मैंने। अब इस किसी भी त्रिभुज का परिमाप अगर 60 सेंटीमीटर का, तो उस त्रिभुज का परिमाप 173.2 से बड़ा हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो देखो इस ऑप्शन का नहीं होगा, क्योंकि 174 दे रखा, तो यही मेरा उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन देखो 169 बिल्कुल क्षेत्रफल हो सकता है, 171 हो सकता है, इनसे कम तो कितना ही क्षेत्रफल हो सकता है, 168 हो सकता है, बट ये नहीं हो सकता, तो यही ऑप्शन आ जाएगा। क्योंकि 173.2 परिमाप 60 सेंटीमीटर वाले त्रिभुजों का सबसे मैक्सिमम एरिया निकल के आता है। वो किसका एरिया है? समबाहु त्रिभुज का एरिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तब तक नोट कर लो, फिर एक क्वेश्चन और रह जाता है, नया कंसेप्ट है, वो खत्म करने के बाद आज ही क्लास खत्म हो जाएगा। देखो इसमें डाउट नहीं रखना कि मेरे को त्रिभुज का एरिया कैसे निकालना, क्योंकि जब भी परिमाप देगा ना भाई, परिमाप ही दे रखा है, वहां से एरिया के क्षेत्रफल की बात करेगा तो यही कंसेप्ट लगेगा, परिमाप देके और कोई सा कंसेप्ट लग ही नहीं सकता। क्योंकि फिर त्रिभुज का एरिया निकालने के लिए कम से कम मेरे को 2 भुजा 3 भुजा की जरूरत पड़ेगी ना वहां से। अगर 90 डिग्री दे रखा 2 भुजा की जरूरत पड़ेगी, तो मेरे को साइड ही नहीं दे रही। अब ये परिमाप 60 दे रखा, तो यहाँ से सिर्फ समबाहु त्रिभुज की ही साइड निकाल सकता हूँ मैं, बटे 3 करूंगा तो 20 सेंटीमीटर आ जाएगा, वहां से एरिया निकालूंगा। तो कभी भी परिमाप देगा और एरिया की बात करेगा तो यही कंसेप्ट लगेगा। ठीक है, यहाँ पर पता चल गया होगा कि कब ये कंसेप्ट यूज करना है आपको। ठीक है, अब लास्ट और देख लेते हैं, और ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मेंस में पूछा गया अभी तक, तो अच्छे से देख लेंगे। एक क्वेश्चन और रह जाता है, कभी भी परिमाप दे रखा है और वहां से एरिया का मैक्सिमम एरिया निकालना, तो क्या करना है? समबाहु त्रिभुज वाला कंसेप्ट में लगा दूंगा वहां से। ठीक है, तब एक लास्ट कंसेप्ट है इसका, फिर हम लोग कल की क्लास में बिल्कुल फ्रेश टॉपिक उठाएंगे सिमिलर, वहां से आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। तो कंसेप्ट क्या है बिल्कुल मैं आपको डिटेल में बताऊंगा ये कंसेप्ट की। ठीक है, तो मैंने 2 समांतर रेखाएं खींच दी, ध्यान से देखेंगे पहले पूरा कंसेप्ट। एक समांतर रेखा मैंने ये खींच दी, ठीक है, दूसरी समांतर रेखा इसके पैरेलल खींच देता हूं मैंने, ये खींच दी। 2 समानांतर रेखाएं खींच दी मैंने। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मेंस का क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें से। ठीक है, तो मैंने 2 समांतर रेखाएं खींच दी, जो दोनों रेखाएं एक दूसरे के समानांतर है। समांतर रेखाएं क्या होती है? जो कभी प्रतिच्छेद नहीं करती एक दूसरे को, सीधी पैरेलल है तो सीधी जाएंगे जैसे ट्रेन की पटरी। ठीक है, तो ये मैंने 2 समानांतर रेखाएं खींच दी। ठीक है, अब क्या करना है? अब इन दोनों समांतर रेखाओं को मैं नाम दे देता हूं, इसका नाम दे देता हूं मैं AB, इसका नाम दे देता हूं मैं C, और D दे देता हूं। ठीक है, ये दोनों समांतर रेखाएं, इनका कोई अंत नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों समांतर रेखाएं खींचती AB और CD, 2 समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, अब क्या करना है? इन दोनों समांतर रेखाओं में से आप किसी भी रेखा को बेस बना लो, दोनों में से किसी को भी बेस बना लो। सपोज करो मैंने AB, समांतर रेखा AB को मैंने बेस बना लिया। ठीक है, तो अब क्या करना है? ये AB को मैंने बेस बना लिया, तो आप क्या करो, इस बेस पर इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच में कहीं पर भी एंगल बना लो, वो सॉरी कहीं पर भी त्रिभुज बना लो। देखो इन दोनों समांतर रेखाओं में से कोई सा भी बेस पकड़ लो, मैंने सपोज करो ये AB बेस मान लिया, आप CD को मान सकते हो। अब क्या करना है? इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच में बेस AB मानकर आप कितने ही त्रिभुज बना लो, उन सभी त्रिभुजों का एरिया बराबर होगा। कैसे? वो देखता है। जैसे कि मैंने बेस AB बना लिया, अब क्या बोला था? इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच में बेस AB बना लिया, तो आप इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच में कितने ही त्रिभुज बना लो। तो सपोज करो एक त्रिभुज मैंने ये बना लिया, ये मिला दिया और ये मैंने मिला दिया, तो एक त्रिभुज बन गया ये AB, ये AD भी एक त्रिभुज बन गया जिसका बेस क्या है? AB है। दूसरा त्रिभुज क्या बनाना है? इसी बेस पे बनाना है, इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच में। तो क्या करूंगा? एक त्रिभुज मैंने ये बना लिया। ठीक है, एक त्रिभुज मैंने ये बना लिया, तो देखो मैंने बेस सेम रखा है और दोनों समांतर रेखाओं के बीच में ही बनाया है भाई, ये दोनों रेखाएं पैरेलल है ना, तो इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल हमेशा बराबर होता है। ठीक है, मैं ऐसे बात करूं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ACB का एरिया बराबर होता है किसके साथ? त्रिभुज ABD के साथ। ये पूरा कंसेप्ट है। तो कंसेप्ट क्या बन गया?
कि दो समांतर रेखाओं के बीच में सेम बेस पर, उन दोनों समांतर रेखाओं के बीच में आप कहीं पर भी एंगल बना लो, वो कहीं पर भी आप त्रिभुज बना लो, तो उन त्रिभुजों का क्षेत्रफल हमेशा बराबर होता है। देखो मैंने तो ये दो ही त्रिभुज बनाए, आप चाहो तो यहाँ पर भी कोई बिंदु लेके ऐसे बना सकते हो, ए ई भी बना लो, ए एफ भी बना लो, कहीं पर भी बना लो, हमेशा बराबर होता है। जैसे कि दो समांतर रेखाएं, इनका नाम दे दिया मैंने, ए भी दे दिया और इसका नाम दे दिया सी भी दे दिया, ठीक है। इनके बीच में आप एक एंगल मानिए, एक त्रिभुज बना लिया, एक त्रिभुज आप ऐसे बना सकते हो, बेस सेम रखना है, एक बेस ए भी रखा ना, आप चाहे तो सी डी रख सकते हो। तो देखो कहीं पर भी बना लो, एक ही बना लिया, बेस सेम रखा, तो इन सभी त्रिभुजों का एरिया का क्षेत्रफल, वो एरिया बराबर होता है, ठीक है। तो ये हमारा कंसेप्ट होता है कि सेम बेस पर दोनों समांतर रेखाओं के बीच में बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल हमेशा बराबर होता है। क्या होता है कंसेप्ट कि दो समांतर रेखाओं के बीच में सेम बेस पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल हमेशा बराबर होता है। क्यों होता है, तो मैं उसका भी रीजन बता देता हूँ क्यों होता है। तो देखो यहाँ से मैंने ये दो त्रिभुज बना लिए, यहाँ से सेम बेस पर बनाए हैं, देखो इन दोनों का बेस सेम है, ए भी सेम है ना, बेस सेम है ना, ए बी सी और ए बी डी, ये दोनों त्रिभुजों का बेस सेम है यहाँ से, ठीक है। तो अब ये दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर कैसे आया, तो देखो इन दोनों त्रिभुजों की, ये दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी क्या होती है, इन दोनों त्रिभुजों की हाइट आ जाएगी ना, अर्थात ये दोनों त्रिभुज इन दोनों समांतर भुजाओं के बीच में ही तो बने हैं, अर्थात ये इन दोनों त्रिभुज की हाइट आ गई, अर्थात इन दोनों त्रिभुज की हाइट सेम आ गई ना। भाई हाइट क्या होती है, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी होती है। अब ये दोनों त्रिभुज इन दोनों समांतर रेखाओं के बीच में ही तो बने हैं, तो इन दोनों त्रिभुजों की हाइट क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी यहाँ से। और देखो बेस पहले से सेम है, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 बेस गुणा हाइट, ये होता है ना, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है ना। देखो 1/2 तो है ही है, बेस सेम है, बेस सेम है, हाइट भी सेम कर दी, तो इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होगा नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज निकल के आती है कि दो समांतर रेखाओं के बीच में सेम बेस पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल हमेशा बराबर होता है। क्यों होता है, क्योंकि बेस तो ऑलरेडी सेम करके दे दिया। अब वो दो जो त्रिभुज बने हैं ना, वो दो समांतर रेखाओं के बीच में बने हैं, तो उन दोनों त्रिभुजों की क्या होगी, हाइट भी सेम होगी। तो देखो बेस भी सेम होगा, हाइट भी सेम होगा, इसका मतलब उन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होगा यहाँ से, ठीक है। ये वाला कंसेप्ट है। अब हम लोग इस कंसेप्ट का एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। मैंने देखो पूरा डिटेल में करके बताया, आपको इसका रीजन बता दिया, और अब तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, मेंस में आया भाई क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। त्रिभुज पी क्यू आर में एस भुजा क्यू आर का मध्य बिंदु है। पी आर पर एक बिंदु एक्स है, टी भुजा क्यू आर पर इस प्रकार स्थित है कि पी टी पैरेलल टू एस एक्स दे रखा है, पी टी एस एक्स के समानांतर है। यदि एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर कितना दे रखा है मेरे को, 6.4 सेंटीमीटर स्क्वायर दिखाई दे रहा है, एक बार मैं देख लेता हूँ, ठीक है। 6.4 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा। तो क्वेश्चन बोला कि त्रिभुज आर टी एक्स का क्षेत्रफल क्या होगा। ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये एक क्वेश्चन कराऊंगा ओनली फॉर मेंस भाई, मेंस में पूछा गया अभी तक, कंसेप्ट आपको बता दिया। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन होगा ये ऑप्शन में लिखवा देता हूँ। कंसेप्ट देखो मैंने कितना आपको डिटेल में समझाया, तो अगर आप खुद से भी ट्राई करोगे सवाल को तो आप लोग कर लोगे, एक बार ट्राई करके देखो, क्योंकि जो चीज़ खुद से ट्राई कर ली, मेरे से पहले आपने कर लिया तो आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा इससे, ठीक है। तो सॉल्व करता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इस सवाल में, मेन सा क्वेश्चन है, पेरी में पूछा जाएगा नहीं, ठीक है। पेरी में आएगा तो फिर हल्की लैंग्वेज में आएगा, ठीक है। तो आप सॉल्व करते हैं।
त्रिभुज पी क्यू आर में है, तो सबसे पहले मैं त्रिभुज पी क्यू आर बना लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने एक त्रिभुज पी क्यू आर बना लिया। पी क्यू आर, ये मैंने एक त्रिभुज पी क्यू आर बना लिया। एस भुजा क्यू आर का मध्य बिंदु है, एस भुजा क्यू आर का मध्य बिंदु है, ये खींच लिया मध्य बिंदु। तो इसका मतलब ये क्यू एस और एस आर दोनों बराबर होगी ना। ठीक है, ये मध्य बिंदु है यहाँ से। तो आगे क्या बोला कि पी आर पर एक बिंदु एक्स है, पी आर पर एक बिंदु है एक्स, तो मैं यहाँ पे ये बिंदु ले लेता हूँ, एक्स ले लिया। और टी भुजा क्यू आर पर इस प्रकार स्थित है कि पी टी पैरेलल टू एस एक्स, टी भुजा क्यू आर पर। जब ये दोनों तो बराबर है तो मैं इसको मिटा देता हूँ ऐसे। ठीक है, ये तो अंडरस्टूड है ना भाई, ये मीडियन है ताकि चित्र आपको साफ दिखे। ठीक है, तो क्या बोला है यहाँ से, ये दोनों बराबर है। ठीक है, क्या बोला है यहाँ से कि टी भुजा क्यू आर पर इस प्रकार स्थित है कि टी भुजा क्यू आर पर, तो देखो टी यहीं पर होगा। ठीक है, क्यू आर पर स्थित पी टी पैरेलल टू एस एक्स है, पी टी, पी से टी को मिला दिया, पी टी पैरेलल टू एस एक्स, तो बिल्कुल देखो पैरेलल हो गई ना दोनों, ये दोनों समानांतर भुजाएं हो गई। ठीक है, अब क्या स्टूडेंट के मन में आ रहा होगा, बिल्कुल मुझे पता है आपको डाउट आएगा, तो बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत है नहीं। ये पी क्यू आर दे दिया, देखो मैं आपको डाउट बता देता हूँ कहाँ आ रहा होगा आपको डाउट। ये एस क्यू आर पर एक बिंदु है और इसका मध्य बिंदु है। ठीक है, और पी आर पर एक बिंदु है एक्स, ये पी आर पर एक बिंदु ले लिया एक्स, और टी भुजा क्यू आर पर, सपोज करो आपने टी को यहाँ ले लिया, यही मत मारा होगा ना आपके, टी को ठीक है ले लिया, तो क्या बोला कि पी टी और एस एक्स, पी टी और एक्स एक्स, अब देखो ये दोनों पैरेलल कहाँ से रही, ये दोनों तो क्रॉस काट लिए ना, पैरेलल रेखा है तो कभी काटते ही नहीं है, इसका मतलब टी क्यू एस के बीच में ही होगा। ठीक है, यहीं पर होगा टी अर्थात। ठीक है, तो ये मैंने आपका कंफ्यूजन भी दूर कर दिया यहाँ से। अब आगे सवाल में क्या बोला है कि एरिया ऑफ पी क्यू आर, मेरे को पी क्यू आर का एरिया दे रहेगा कितना, 6.4 सेंटीमीटर, उसका दे रहेगा आर टी एक्स का क्षेत्रफल निकालना है। तो बात करूँगी आर टी एक्स का है, आर टी एक्स, तो ये वाला इसको मैं पहले बना देता हूँ, आर टी एक्स ये है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। और एच क्या है, मिड पॉइंट है, तो मैं क्या करता हूँ, इस मिड पॉइंट को सामने वाले बिंदु से मिला देता हूँ, क्योंकि मिड पॉइंट दे रखा तो इसका यूज करना ही पड़ेगा ना मुझे। तो एच को मैंने पी से मिला दिया, तो क्योंकि मिड पॉइंट है, तो मुझे क्या निकालना है कि एरिया ऑफ त्रिभुज आर टी एक्स का क्षेत्रफल निकालना है, यही बोला है सवाल में। ठीक है, तो क्या करता हूँ, तो सबसे पहले मैं देखता हूँ आर टी एक्स आ खा रहा है, आर टी एक्स, तो देखो ये आर टी एक्स है ना, दो त्रिभुज से मिलकर बना हुआ है, आर टी एक्स दो त्रिभुज से मिलकर बना हुआ है ना, आर टी एक्स। ठीक है, तो देखो आर टी एक्स दो त्रिभुज से मिलकर बना हुआ है, कुछ गड़बड़ हो गई सवाल में, आर टी एक्स का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो बिल्कुल देखो आर टी एक्स दो त्रिभुज से मिलकर बना हुआ है, कौन कौन से त्रिभुज से, त्रिभुज एक तो एस एक्स आर हो गया, एस एक्स आर हो गया, और किससे बिल्कुल बना हुआ है, एक तो ये इससे, और देखो ये एस टी एक्स से मिलकर बना हुआ है ना, त्रिभुज एस टी एक्स से, तो ये त्रिभुज आर टी एक्स इन दोनों त्रिभुजों से मिलकर बना हुआ है भाई। ये आर टी एक्स, मेरे को आर टी का ही क्षेत्रफल निकालना है, तो आर टी एक्स देखोगे एक तो इस त्रिभुज से मिलकर बना हुआ है आर टी एक्स। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ से देख लिया, यहाँ से जो चीज़ पूछी है पहले उसी पे तो फोकस करूँगा। तो देखो यहाँ से अब भी मेरे को कुछ पता नहीं लग पा रहा, बस ये दे रखा है कि मेरे को सवाल में पी क्यू आर का क्षेत्रफल दे रखा है 6.4 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, बाकी सवाल मेरे को कुछ नहीं दे रखा, तो मैं देखूंगी ये आर टी एक्स दो त्रिभुजों से मिलकर बना हुआ है, तो मैं क्या देखूंगा, तो भाई ये देखो ये दो पैरेलल लाइन दे रखी है, क्यों दे रखी है, इनका इस्तेमाल करो ना भाई, ये दो पैरेलल लाइन दे रखी है, तो यहाँ पे देखो बेस देखो एस एक्स, बेस एक्स एक्स पर दो त्रिभुज बनाए गए हैं, कौन कौन से, तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ, अगर मैं यहाँ से बात करूँ कि एरिया ऑफ, इधर लिख देता हूँ एरिया ऑफ, एक त्रिभुज देखो एस एक्स पर दो त्रिभुज बनाए गए हैं, कौन कौन से त्रिभुज, एक तो एस टी एक्स, एस एक्स टी हो गया, एस एक्स टी हो गया, और दूसरा कौन सा त्रिभुज बनाया गया है, दूसरा देखो ये त्रिभुज बनाया गया है एस एक्स पी, एस एक्स पी, तो क्या इन दोनों त्रिभुज का एरिया बराबर नहीं हो जाएगा क्या, क्यों, क्योंकि देखो दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में सेम बेस पर बने हैं, एक तो ये बन गया भाई, ये तो दे रखा है, ये दोनों पैरेलल लाइन दे रखी है। ठीक है, ये एस एक्स दे रखा है मेरे को, ठीक है, और ये क्या दे रखा है, पी टी दे रखा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो ये एक त्रिभुज ये बना दिया,
एस एक्स टी, ये एस एक्स टी आ गया। और एक त्रिभुज देखो ये बना दिया, तो ये देखो दोनों सेम बेस पर बनाए गए हैं, दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में बनाए गए हैं, तो इनका एरिया बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो इन दोनों त्रिभुजों का एरिया यहाँ से बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि मेरे को देखो समांतर रेखाएं दे रखी है, तो यहाँ से मुझे इसका यूज करना पड़ेगा ना, सवाल में दे रखा है कोई चीज तो यूज करूंगा। तो देखो अब बस ये सवाल सॉल्व हो गया। कैसे? तो वो देखते हैं। तो मेरे को तो एरिया ऑफ आर टी एक्स निकालना था, त्रिभुज आर टी एक्स का एरिया निकालना था। तो देखो आर टी एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, एरिया ऑफ एस एक्स आर, और देखो ये एस टी एक्स तो है, इसका एरिया किसके बराबर दे रखा है? इसका एरिया दे रखा है एस एक्स पी के बराबर दे रखा है। एरिया निकालना ना उनको, इनका एरिया निकालना। तो देखो अब ये सवाल सॉल्व हो गया। तो आर टी एक्स का एरिया किस किस के बराबर दे रखा है? तो एक्स एस क्यू आर, सॉरी एक्स है ना, एक्स है ये, किसके बराबर दे रखा है? आर टी एक्स का एरिया किसके बराबर दे रखा है? एक तो एक्स एक्स एक्स, ये सॉरी एस एक्स आर और एक्स एस एक्स पी। तो देखो इन दोनों त्रिभुज को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो इस त्रिभुज का एरिया नहीं आ जाएगा क्या? इसका मतलब मैं इसे बोल सकता हूँ जो आर टी एक्स का एरिया किसके बराबर होगा? एरिया ऑफ आर टी एक्स का किसके बराबर होगा? एरिया ऑफ पी एस आर, एरिया ऑफ पी एस आर के बराबर होगा कि नहीं होगा? यहाँ से ये चीज़ मैंने निकाल ली। ठीक है, बस ये सवाल सॉल्व हो गया। कैसे? क्योंकि देखो सवाल में साफ साफ बोल रखा है। कैसे? ये बोल रखा है सवाल में कि पी क्यू आर एक त्रिभुज है और उस पर एस क्या है? एस एक मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब ये मिड पॉइंट है, तो इन दोनों का एरिया बराबर होना चाहिए ना भाई। टोटल त्रिभुज पी क्यू आर का एरिया दे रखा है कितना? 6.4 सेंटीमीटर। तो इनका आधा करूंगा तो 3.2 आ जाएगा, तो इस त्रिभुज का एरिया 3.2 आएगा और इस त्रिभुज का एरिया 3.2 आएगा। तो आप ध्यान से देखो जो आर टी एक्स का एरिया है वो त्रिभुज पी एस आर के एरिया के बराबर आ गया ना, एरिया पी एस आर के बराबर आ गया, तो कितना आ जाएगा यहाँ से? 3.2। तो इस त्रिभुज का एरिया कितना आ जाएगा? 3.2 सेंटीमीटर उसको आ जाएगा। ऑप्शन इज द राइट आंसर। मानता हूँ कई स्टूडेंट को समझ में आया नहीं होगा, आप बार बार इस रिपीट करना, इस क्वेश्चन को आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, घर पे जाके प्रैक्टिस करोगे तो ये इजीली आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, मानता हूँ कम ही स्टूडेंट के समझ में आया होगा ये सवाल, बट बार बार इसको आप खुद से प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को इजीली ये सवाल समझ में आ जाएगा। क्योंकि मेरे को देखो आर टी एक्स का एरिया निकालना है, तो मैं देखूंगा आर टी एक्स यार एक तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों त्रिभुजों से मिलकर बना हुआ है। अब जैसे इस त्रिभुज में नजर गई तो देखो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा, तो यहाँ से अगर इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो देखो पी एस आर का एरिया आता है टोटल। इसका मतलब जो आर टी एक्स का एरिया हो एरिया ऑफ पी एस आर के बराबर है, और एरिया ऑफ पी एस आर कितना दे रखा है? 3.2 सेंटीमीटर दे रखा, तो आर टी एक्स का एरिया कितना हो जाएगा? 3.2 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये वाली सीट आपकी कंप्लीट खत्म हो गई। ठीक है, अब हम लोग कल की क्लास में करेंगे सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, त्रिभुजों की समरूपता करेंगे। और आप जानते हो कि ज्योमेट्री का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, तो उसको कल की क्लास में शुरू करेंगे। तो आज देखो ये सीट मैंने आपको खत्म करवा दी, तो इसकी जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करना। कल की क्लास में हम लोग सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स पढ़ेंगे, और यकीन दिला रहा हूँ इतना बेहतरीन ढंग से आपको कल वो चैप्टर पढ़ाऊंगा कि आपको कभी लाइफ में सिमिलरिटी में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट को सिमिलरिटी में बहुत दिक्कत आती है। तो ध्यान रखना, कल सभी स्टूडेंट को आना है, मैं बताऊंगा कि सिमिलरिटी आपको ऐसे बता दूंगा कि वो टॉपिक आपका सदा सदा के लिए आपका हो जाएगा, आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। इतना डिटेल में इतना बेसिक से कराऊंगा, आप देखना कल की क्लास में आपको मजा आएगा। सिमिलरिटी में काफ़ी स्टूडेंट को दिक्कत आती है, बट देखना इतना बेहतरीन ढंग से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आपको चैप्टर आपका सिमिलरिटी कहीं नहीं जाने वाला, इस बात की मैं आपको गारंटी दे देता हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं कल। ओके बाय।